देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। जब हम दूसरे जमातों के साथ काम कर रहे थे और वो बाय इलेक्शन से भागना चाहते थे, पीटीआई के लिए खुला मैदान छोड़ना चाहते थे, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि बाकियों ने भागना है तो भागो, हम मैदान में डटे रहेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। हम हर बाय इलेक्शन में हर इलेक्शन में इनका मुकाबला करेंगे। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के जियाले सच्चा साबित हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, हुकूमत मुखालिफ हवाएं तेजी से चलने लगी हैं। दूसरी तरफ नून लीग और तरीन ग्रुप का राबता सामने आया है। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात का इम्कान है। जो 3.5 साल तक फ्रेंडली ऑपोजिशन की जा रही थी, अब अचानक से उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। हुकूमत का आईनी मुद्दत मुकम्मल करने में 1.5 साल रह गया है, मगर ऑपोजिशन अपनी मुमकिना और मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद को कामयाबी से हमकिनार करने में नाकाम रही, तो यकीनन आने वाले इलेक्शन में इमरान खान का बयानिया मजबूती के साथ मैदान में आगे होगा। लेकिन शेख रशीद के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट अभी तक वो ये कहते हैं कि जी गैर जानिबदार और मुंतखब हुकूमत के साथ है। इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत से खफा रहकर भी वफा निभा रहे हैं और उसकी शाखसाना हमने कल भी देखा है। कामिल अली आगा साहब ने भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो मामलात किसी और तरफ चल पड़ते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कामिल अली आगा साहब का। उन्होंने हुकूमत के साथ चलने की बातें कर दी हैं। दूसरी तरफ एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने भी कहा कि हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए एमक्यूएम को अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला। इसका मतलब कि सिग्नल और इशारों पर ही मामलात चलते हैं, ये बात भी तय हो गई है। तो ये बात तय है कि इस बार अवाम नहीं बल्कि खान साहब की हुकूमत के लिए घबराने का वक्त है क्या? क्योंकि सवाल ये कि अगर हुकूमती इत्तेहादियों को सिग्नल मिल गया तो क्या तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल होगा। और बिलावल साहब ने आज खिताब करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद जाएंगे। मार्च शुरू होने से पहले ही इनकी विक्टें गिरना शुरू हो गई हैं और फैसलवाड़ा की नाअहली का मामला पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर आज बहुत हाईलाइट किया है और इसको एक शाखसाना कहा है इस हवाले से, जो कि नई डेवलपमेंट होने जा रही है। बहरहाल सारी चीजों पर बात करेंगे जी। और दूसरी तरफ वजीर आजम साहब आज एक अपनी तकरीब से खिताब में जो सेहत कार्ड के इजरा के हवाले से फैसलाबाद में कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब की जो पार्लियामेंट में तकरीर होती है वो जॉब एप्लीकेशन होती है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जी पैनल में आज मौजूद है इकरामुल्लाह दरेजो साहब हैं, सूबाई वजीर सिंध है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन करें सेनेटर राना मकबूल हैं मुस्लिम लीग नून से। सर आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन कर रही हैं उज़मा रियाज जदून साहिबा है, मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको भी खुशामदीद कहूंगी, थैंक यू सो वेरी मच उज़मा फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो उज़मा आपकी तरफ आऊंगी। सवाल इसलिए है आपसे क्योंकि तरीन ग्रुप, मुखालिफ ग्रुप, नाराज ग्रुप, क्या कहूं उसे, जो हमेशा से चलता रहा कई महीनों से, और हम सवाल करते रहे कि तरीन ग्रुप साहब की किस किस से मुलाकातें हो रही हैं, क्या कहीं जा रहा है? आपने भी कहा नहीं नहीं बिल्कुल इंटैक्ट है, कुछ नहीं है। अब इत्तलात ये हैं और बहुत ही मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब की यानी कि नून लीग की और तरीन ग्रुप की इंक्लूडिंग जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हो रही है। तो डू यू रियली थिंक इस मुलाकात का कोई इम्पैक्ट हिला सकता है गवर्नमेंट की इस वक्त जो मौजूदा रूट्स हैं उनको? बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझती कि तरीन ग्रुप की और अगर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही है तो हम इस तरह से इसको लें कि खुदा ना खास्ता कि जी इस वक्त तरीन ग्रुप जो है वो मिल जाएगा शहबाज शरीफ से और वो खुदा ना खास्ता पीटीआई के लिए कोई मुसीबत बना सकता है। देखिए जी, आप मुलाकातें हैं, ठीक है, मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कभी जहांगीर तरीन साहब के इस बयान को हाईलाइट नहीं किया जिसका मुझे अफसोस है कि उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ में था, मैं हूं और रहूंगा। बिल्कुल ये उन्होंने कहा था। मैंने तो कहा कि उन्होंने तो माजी में करीब में कहा, कहते रहे कि इंटैक्ट है, लेकिन अब जो इस वक्त मौजूदा सूरत है वो कुछ और बता रही है ना उस्मा? नहीं, हाँ जी, देखिए ये इस किस्म की मुलाकातें होती रहती हैं, बिल्कुल हमें टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है गवर्नमेंट को। जिस दिन से गवर्नमेंट आई है
उस दिन से ऑपोजिशन इसी चक्रों में लगी रही कि किसी तरह से गवर्नमेंट को हटाया जाए, किसी तरह से गवर्नमेंट को परेशान किया जाए। अब आप ये देख लीजिए कि जैसा खान साहब निकलते थे तो खान साहब एक थे, सिर्फ एक पीटीआई के कारकुन होते थे और खान साहब होते थे, और वाकई फिर जलसे भी होते थे, जुलूस भी होते थे, कंटेनर्स भी आते थे, कंटेनर्स में चढ़ा भी जाता था, और दुनिया सारी खान साहब के साथ हुआ करती थी। देखिए, इस बात की तो आपको मालूम होगा उस्मा की तकलीफ सबसे ज्यादा मैंने की, ट्वीट भी किया कल मैंने इस बात पे कि वो लोग जो सुबह सुबह रोज उठ के कहते हैं कि हुकूमत जा रही है, लेकिन अमली तौर पे वो जीरो नजर आते हैं जब हम देखते हैं कि अमलन क्या हो रहा है, चाहे उसमें ऑपोजिशन हो या वो तमाम तर सहाफी हो जो रोज ये कहते रहे 3 साल से कि जी अब हुकूमत जा रही है, अब जा रही है, लेकिन अमलन कुछ नजर आएगा तो हुकूमत जारी होगी ना। देखिए, मसला असल में ये है कि जिस वक्त ये लोग आपस में बैठते हैं ना, तो ये बड़ा अननेचुरल सा इन लोगों का अलायंस है। ये लोग बेसिकली, इन लोगों का अलायंस ही ठीक नहीं है ना। मतलब इन लोगों, ये किसी एक पॉइंट पे आ नहीं सकते। क्यों? वो इसलिए नहीं आ सकते कि शहबाज शरीफ लाड़काना की सड़कों के ऊपर जरदारी साहब को घसीट रहे थे, और जरदारी साहब पेट फाड़ के शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पेट में से पैसे निकाल रहे थे। और उसके अलावा इन लोगों के आपस में इतने इख्तलाफात है कि मुझे हंसी भी आती है, और मैं कहती हूँ ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। 11 ऑलमोस्ट जमातें हैं अपोजिशन के अंदर जो एक पेज के ऊपर अभी तक नहीं आ सकी। मौलाना फजल रहमान को ले लीजिए, मरियम नवाज साहिबा को ले लीजिए, शहबाज शरीफ साहब को ले लीजिए, इसके अलावा वो मुख्तलिफ लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। देखिए, इनका प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे, इनकी एफर्ट्स अपनी जगह पे, लेकिन खान साहब की हुकूमत बिल्कुल मुतमईन है, उन्हें किसी किस्म का मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ये आप लोग इस पे श्योर हैं, और आप लोग ये समझते हैं कि जो आपके इत्तेहादी हैं वो भी कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे जी, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये गए हैं, चौधरी बरादरान से मिले हैं, चौधरी बरादरान के भी बयान आपके सामने हैं, एमकेएम के बयान आपके सामने हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और बाकी अगर मिलना मिलाना है, बातचीत करनी है, तो वो तो किसी, आपको पता है कि आम तरीके से भी बंदा मिल सकता है, गपशप हो सकती है, उसमें तो आप किसी को भी पाबंद नहीं कर सकते कि आप अपोजिशन से मिले ना या बात ना करें। ठीक है, मुझे ठीक है, मैं समझ गई। मैं जा रही हूँ जावेद इकराम साहब आपकी तरफ आऊंगी। इकरामुल्लाह दरेजू साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज चेयरमैन साहब मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए कह रहे थे कि इमरान खान साहब में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ दें, और जाहिर सी बात है इस बात पे भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि जैसे फैसल वाडा साहब की नाअहली सामने आई है, उसमें भी काजी मंदू खेल साहब भी कहते हैं कि हमारी अचीवमेंट है, मगर एक सीट की नाअहल मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का मामला एक मेंबर का, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि क्या वो इस कड़ी का ही शख्साना है जो मूवमेंट आप लोग बना रहे हैं और आप लोग ये देख रहे हैं? और खासतौर पे मैं ये सवाल करती आ रही हूँ पिछले 1 महीने से ऑपोजिशन से कि अब चूंकि 1.5 साल का अर्सा रह गया और लास्ट ईयर तो होता ही एडवर्टाइजमेंट का साल है, लोग अपनी जल्द से जुलूस कर रहे होते हैं, जैसे कि अवामी मुहिम के लिए खान साहब भी उतर रहे हैं मैदान में, तो आप लोग को लगता है दिस इज द राइट टाइम टू गो इनटू द पीपल एंड पब्लिक के अब जो है वो तरीके अदम एतमाद लाएं या लॉन्ग मार्च किए जाए? देखें, बिल्कुल पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा रिदा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। लेकिन आजकल जो मुल्क के हालात हैं, आप देखें जिस तरह इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और मुल्क एक क्राइसिस से गुजर रहा है। आप मुल्क में देखें कि जिस तरह दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और जो एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को, उसमें हम समझते हैं कि इमरान खान साहब ऐसी लीडरशिप नहीं है जो पाकिस्तान को इन प्रॉब्लम्स से निकाल सके, बल्कि वो हम समझते हैं कि ख़ुद प्रॉब्लम है। आपने देखा है कि उनकी स्टेटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। जब वो नोटिस लेते हैं तो उससे और मज़ीद नुकसान होता है। आप हर तरफ देखें, महंगाई, इन्फ्लेशन, एक अजीब सा बहरान है इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि ये सही वक्त है, अपोजिशन अगर एक्ट करेगी, ज़ाहिर है हम लोग निकलेंगे, तो लोग वैसे ही आपको पता है कि एक लावा पक रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़। पीटीआई से अपने लोग, अपने एमएनएज़ नाराज़ हैं। आप इनकी अंदरूनी जो इनके इजलास होते हैं उसमें आपने ख़ुद सुना होगा, आपकी रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्ट्स भी मिलती होंगी कि कोई भी खुश नहीं, इनके अपने लोग इनसे खुश नहीं हैं। हाँ, अपोजिशन को एक्ट करना चाहिए, मैं समझता हूँ अगर एक्ट किया, क्योंकि अपोजिशन की भी कोशिश है किसी तरह इस मुल्क को बचाएं, और मुल्क इस हालत में ये बच सकता है कि अगर हमने पीटीआई से निजात मिली और पीटीआई की हुकूमत ख़त्म की तो। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ सेंटर राना मकबूल साहब। सेंटर राना मकबूल साहब,
क्या हवाओं का रुख वाकई मुख्तलिफ हो गया है, दूसरी तरफ रुख मुड़ गया है, ये वाकई ऐसा हो रहा है, या फिर इट जस्ट जेस्टर कि अगर फैसल वाड़ा साहब की नाअहली हो गई तो गवर्नमेंट स्टिल से वी डोंट केयर, कोई मसला नहीं है, विल गो इन द कोर्ट एज वेल, वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। मतलब एक बंदे के नाअहल होने या डिस्क्वालीफाई होने से पूरी पार्टी या पूरी गवर्नमेंट जो है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये जो फैसल वाड़ा का है वाकया जो है, ये है तो खासा बड़ा और बड़ा सीरियस, इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। तो MNA से उसे विड्रॉ करके फिर सेनेटर भी बनाया, और फिर उनका जो तर्ज गुफ्तगू है और अंदाजे तर्ज गुफ्तगू की तो बात छोड़ दे, वो आज सोशल मीडिया पे हर तरफ जो है उसके मीम्स चल रहे थे। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक इम्पोर्टेंट, एक तरह से ही वाज अ माउथ पीस ऑफ PTI, बल्कि जो PTI ने एक कल्चर दिया है उसका वो बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह किसी के साथ गुफ्तगू करनी है, हम कलाम कैसे होना है, सवालों का जवाब कैसे देना है, और फिर पत्थर फेंकने हैं या फूल फेंकने हैं। ये उनका अपना अंदाज है जो कि बड़ा पॉपुलर है, और इस अंदाज को पेटर्नाइज भी किया जाता है, जिस वजह से अवामन नास में अपनी खुराक और सहूलतें, दवाइयाँ और आटा और ये चीज़ें ना मिलने के अलावा जो एक दुख में मुब्तला है, वो जो एक डिक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो मीडिया पे भी आता है, आपस में भी आता है, प्रेस में भी आता है, उससे लोग भी बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्तार हैं। ये ज़बान जो है, ये स्टेटमेंट्स को या पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दिस इज जस्ट हिटिंग बिलो द बेल्ट एवरीवेयर। इसलिए इस वाक़े की बड़ी अहमियत हो गई कि पूरी सपोर्ट के बावजूद इतना सख्त किस्म का ऑर्डर आया है इलेक्शन कमीशन का, मतलब वही तफसीली फैसला मैं पढ़ रही थी, वही 62-63 पे दिया है उन्होंने, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और PTI के जो रहनुमा जहांगीर तरीन साहब हैं, उनको भी आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल किया गया, तो उसी पे किया गया है। देखिए उसमें रिदा वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे जी, उसकी एक बैकग्राउंड थी, उसकी पीछे से डोरें हिलती थी, आपको पता है, जो वो फैसले हुए थे, फैसले वो भी मैंने पढ़े थे, क्योंकि आपको पता है कि बतौर कानून की स्टूडेंट मैंने भी वो भी फैसले पढ़े थे, और आज वाला फैसला भी पढ़ा है। जी नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर का इशू था ना जी, और उन्होंने निकालना था प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए उन्होंने कोई ना कोई तरीका तो अख्तियार करना ही था। अपीलों का हक भी वापस ले लिया, और वो सुओ मोटो लेके, जो होता नहीं है दुनिया जहान में, कभी ये फंडामेंटल राइट है टू मेक एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अगेंस्ट यू, तो आपने फंडामेंटल राइट भी विड्रॉ कर लिया, तो ये ऐसे होता तो नहीं है। और किस इशू पे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि जी वो तनख्वाह नहीं ली, एसेट नहीं है, ये है वो है। मेरा मतलब ये बातें को बनती नहीं थी, उन्होंने बना दी, खैर हो गया जो भी है, वो सुप्रीम कोर्ट की बार भी आई हुई है कोर्ट में, लेकिन इलेक्शन उसमें भी तो एतराज़ात लगा के वापस कर दिया। हालिया हिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन का ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कोई इस तरह का फैसला पहले नहीं किया, जो मैं जहां तक मुझे, अगर आपको याद है तो आप बता दें, तो ये बहुत बड़ा फैसला है। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, आई एग्री ऑन इट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ECP के हवाले से इट्स अ बिगेस्ट डिसीजन फॉर इन अ रीसेंट पास्ट डेज, बट द पॉइंट इज अगेन कि क्या इससे कोई आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ रहा है, बिकॉज़ गवर्नमेंट स्टिल सेइंग वी डोंट केयर। नहीं, वो तो ठीक है, ना केयर करें, कोई ऐसी बात नहीं। फिर एक और बात है, हमेशा हुकूमत अल्लाह की है, बंदों की नहीं है। बंदों को ये समझना कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, ये हमने पहले भी देखे हैं, जो कहते थे हमें कोई नहीं हिला सकता, और जब हिलते हैं फिर उनको पता नहीं चलता जिस तरह हिलते हैं, जैसे वो मक्खी निकल जाती है या बाल मक्खन से निकाल दिया जाता है, उसकी कुदरत सबसे बड़ी है। इससे जो बात करनी हो उससे डर के करनी चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए। लोग आपसे नाखुश हैं, आप ये बात मान लें। लोगों के लिए आपने इतनी बड़ी क़यामत की महंगाई कर दी है
कि उनका अच्छा, जिंदा चले। रहना और सांस लेना मुश्किल हो। चले राना मकबूल साहब, मैं अग्री कर लेती हूँ आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑफ कोर्स महंगाई बहुत है, सारी चीजें, बट द पॉइंट इज आप लोग को लग रहा है ये जो लॉन्ग मार्च अभी आप लोग करेंगे, जो तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही है, क्या नंबर्स पूरे कर सकेंगे? सेनेट में क्या हुआ आपको याद है ना? मेरे आपसे पहला सवाल छूटते ही यही था उस दिन, जिस दिन स्टेट बैंक वाला मामला हुआ है फ्राइडे वाले दिन, जब मेरी आपकी मुलाकात थी, मैंने पूछा कि ऑपोजिशन आप लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ था सारे टीवी टॉक शोज में, ट्विटर स्पेसेस पे, इधर उधर हम सबको बुला के बार बार पेड़े लगाई हुई थी, लेकिन क्या हुआ? व्हाट वाज द एंड रिजल्ट? कुछ नहीं हासिल वसूल हुआ ना। मैंने आपसे आते ही सवाल नहीं किया था कि राना साहब ये बताया ऑपोजिशन लीडर का है सेनेट में आज। नहीं, उसमें आपका भी कसूर है कि आपने वक्त पे में मशवरा नहीं दिया कि हमने मुशाहिद हुसैन साहब सही को है, उसी तरह ले आना है जिस तरह जैसे जरगाबाजी को लाया गया। डॉक्टर लाया गया था। ये सही मसला है। आपने टाइम नहीं दिया, बाद में बताया था हमें, इस वजह से ये हमारा सही। एक फुट कम हो मतलब गया। सही है, अब आप मुझे सही है, मतलब मशवरे भी अब आप लोग को हम ही दे, है ना? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आपका सही। मशवरा जरूरी था, और इत्तेफाक से मुलाकात भी आपके साथ हो गई थी। जी जी जी। बहरहाल वो वक्त और था। अब इन्होंने अपनी जो है ना एक तरह से कस लिया अपने आप को। अब ऐसे नहीं होगा ना, इस तरह को होगा, क्योंकि वक्त भी थोड़ा है, कंपल्शन भी इतनी ज्यादा है, पब्लिक का प्रेशर भी अपोजिशन के ऊपर बहुत ज्यादा है कि कुछ करके दिखाओ। अब करना पड़ेगा और होगा। ये आप कह दें कि जी हम जी वो जुलूस निकलेंगे और लॉन्ग मार्च होगा, उसका कोई इम्पैक्ट होगा? दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पब्लिक रिजेंटमेंट। ये कोई ऐसे थोड़ा है, कोई मेला थोड़ा है। ये ठीक सारी है, दुनिया घर से निकलती है रिजेंटमेंट, और वो जेन्युइनली कर रही है। ठीक है। उनके दुखों का मुदावा करें ना, फिर जुबानी कलामी तो मुदावा नहीं हो सकता है। जबानी कलामी, ठीक है, इस वो ये दिस इज द पॉइंट व्हिच वी आर आस्किंग। ठीक है, मैं एक मिनट उस्मा के पास दोबारा जाऊंगी। उस्मा रियाजुद्दीन साहिबा, ये माजरत, ये जो क्या कहते हैं, अब बात हो रही है जी सियासी अवामी मुहिम राब्ता जोइयों की सारी, तो ये जो अवामी राब्ता मुहिम की तरफ आप लोग भी जा रहे हैं, हुकूमत भी जा रही है, खान साहब कह रहे हैं कि आई एम आल्सो गोइंग इनटू द पब्लिक नाउ, और ऑपोजिशन तो ऑफ कोर्स जा ही रही है, तो डू यू रियली सी कि अब हुकूमत की तरफ या ऑपोजिशन की तरफ अवाम उस तरह से निकलेंगे? क्योंकि ऑलरेडी अवाम के ऊपर जितना बर्डन आ चुका है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, जो सुनामी आया है, जिसके ऊपर हम बारहा बात करते रहे, आप लोग भी एग्री करते रहे एट द मुख्तलिफ पॉइंट में, तो क्या आपको लगता है कि लोग उस तरह से निकलेंगे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, जो इस वक्त माशी सूरत हाल है मुल्क की सियासी जमातों के साथ? देखिए, इस वक्त मेरे बेइंतहा काबिल एहतराम सेनेटर साहब राना मकबूल साहब ने जो तजिया किया कि मतलब खुदा ना खास्ता कोई इस हुकूमत को नहीं हिला सकता, मैं समझती हूँ बिल्कुल ऐसी बात है। कोई इसमें हम इस किस्म का दावा नहीं करते कि जी हमें कोई नहीं हिला सकता। देखिए, हाकमियत अल्लाह तबारक ताला की है, और उसके ही बनाए हुए जो कानून है वो हमने अपनी धरती पे, हमने अपनी जमीन पे, अपने वतन पे वो लागू करने हैं। इसमें तो मैं नहीं समझती कि खुदा न खासा कि हम इस किस्म का कोई क्लेम करते हैं या इस तरह से है। दूसरी देखें, राना साहब की जो बात है महंगाई की, बिल्कुल इस वक्त जो हमारी हुकूमत को जो चैलेंज है वो महंगाई का चैलेंज है। लेकिन इसमें इस वक्त आवाम इस चीज को भी समझती है कि जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है, और इस महंगाई से पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है, और उसकी वजह कोरोना है। देखिए जी, इस वक्त कोरोना की वजह से तमाम दुनिया के ममालिक की इकोनॉमी मुतासर हुई, उन लोगों की मुल्कों में महंगाई आई। जिस तरह से आपको पता है, कोरोना में बिल्कुल तमाम मामलात जिंदगी जो थे वो मुंजमद होके रह गए थे, और जिस वक्त दोबारा से काम शुरू हुआ तो उसमें डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थी। ये सब पता है, लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे? मैं ये बात ही बताना चाह रही हूँ रिदा। हाँ। लेकिन ये तमाम चीजों को दुनिया भी अंडरस्टैंड करती है, उसको भी पता है, लोगों को भी इस चीज का बखूबी पता है। अब जहां तक बात है लोगों के निकलने की, देखें, अगर लोग इनके साथ होते, इनको सपोर्ट कर रहे होते, तो ये कब के लोग निकाल चुके होते। ये देखें, खान साहब ने जब कहा कि मैं लोगों को निकालूंगा तो उन्होंने निकाला,
और अभी भी खान साहब, अब ये जो पब्लिक में जा रहे हैं, आपको पता है अब तकरीबन साल 1.5 साल रह गए इलेक्शंस में, अब इन्होंने भी पब्लिक की तरफ जाना है, इन्हें और कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो ये अपनी ये चीज की जी हम गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, और महंगाई की वजह से उतारने। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग इन चीजों को समझते हैं, लोगों को पता है अगर महंगाई है तो क्यों है। तो वो खान साहब की वजह से महंगाई नहीं है, वो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। दूसरी बात ये है कि जी इन लोगों के आपस में रवाबित है, ये है वो है, निकाल लेना लोगों को, आ जाए ना मैदान में, भेजे ना गवर्नमेंट को। क्यों नहीं भेजते आप लोग? ये पिछले 3 सालों से आप लोगों की ये चीजें शुरू हुई नहीं है, अभी भी आप लोगों का ये सारा सिस्टम शुरू हुआ है। करें आप लोग, हम लोग तो आपको खुले ऑफर करते हैं। जबरदस्त कॉन्फिडेंस है वैसे हुकूमत का। नहीं देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं, मैंने तो कहा जबरदस्त कॉन्फिडेंस है हुकूमत का। हाँ देखिए, कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता। आज मैं हूं, मैं अपने हलके में बैठती हूँ, मैं अपने लोगों में बैठती हूँ, मैं उनके साथ बात करती हूँ। बहुत से हमारे हैं जब महंगाई का शिकवा हमसे करते हैं, और उनको जिस वक्त हम लॉजिकली बताते हैं कि भाई क्यों महंगाई है, लोग समझते हैं इस चीज को। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पीटीआई के जितने भी एमएनएज हैं, एमपीएस हैं, वो ग्रास रूट लेवल के पर जाके अपने लोगों से यूसी लेवल पे, वीसी लेवल के ऊपर जाते हैं, मिलते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उन्हें पता है इस चीज का। तो मैं ये समझती हूँ ठीक है, ये लोग अगर समझते हैं कि जी इनके निकलने से हुकूमत बाहर जा सकती है, खत्म हो सकती है, तो निकले बाहर, ठीक है हुकूमत को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इकरामुल्लाह धनेजा साहब आपकी तरफ आऊंगी। इकरामुल्लाह धनेजा साहब, एमक्यूएम का स्टेटमेंट आ गया कि फैसल सब्जारी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ हैं हम और हमें कोई मसला नहीं है। आमिर खान साहब ने आप लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने कहा है कि जी जो भी गवर्नेंस के इशू सिंध के अंदर है और जो भी मामलात हैं वो इसकी सारी होल्सो रिस्पॉन्सिबल सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने आप पे लगा दिया। कामिल अली आगा साहब का भी स्टेटमेंट आ गया कि एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, यानी कि पीएमएलक्यू का भी आ गया, एमक्यूएम का भी आ गया, इत्तेहादी जो मेन दो थे उनके स्टेटमेंट सामने आ गए हैं। अब जजाई साहब जाके जाहिर सी बात है मिले वहां पर भी, और चेयरमैन साहब भी मिले, और स्टिल दे आर मीटिंग, और ज्यादा तेज कर दिए उन्होंने सियासी राब्ते जो है। लेकिन आपको लगता है जो इस वक्त आपके सामने हुकूमत का जो एटीट्यूड है, जिस तरह से शाह महमूद साहब भी आज कह रहे हैं इत्तेहादियों पर एतमाद है, कोई घबराहट नहीं है, अभी उज़मा भी कह रही है, एवरी सिंगल पर्सन इज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं हो रहा। पर शेख रशीद साहब आज कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो न्यूट्रल है, और इस हवाले से जो है वो कोई भी मुंतखब हुकूमत है इस वक्त की जो मौजूदा उसके साथ है एस्टेब्लिशमेंट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जी कोई भी रुख बदला जाए या हवाएं किसी और तरफ जाएं। तो आप लोग को इस सिचुएशन में जो आंसर्स मिलने थे वो मिल नहीं गए, लग रहा है कि जी अभी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही हुकूमत को घर भेजने की। देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए ये घबराने का वक्त आ गया है, और वो घबरा भी रहे हैं। आपने उनके बयानात से ये अंदाज़ा लगा लिया होगा। इमरान खान साहब के बयानात देखें, शेख रशीद के देखें, इनके दीगर वज़रा के देखें, फ्रस्ट्रेशन तो आप देख पा रही होंगी कि किस तरह वो जवाब दे रहे हैं और किस तरह वो घबरा रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी माहौल गर्म हो रहा है, मुलाकातें शुरू हुई हैं, सिर्फ मुलाकातों में ही आपने देखा है इनकी परेशानी शुरू हो गई है। आते ही इन्होंने कहा है कि हम राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, हम ये करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे। देखिए, लोग तो अभी आपको ठुकरा चुके हैं। आप बाई इलेक्शंस के रिजल्ट देखें, हर जगह इन्होंने शिकस्त खाई है। उसके अलावा आप बल्दियाती इलेक्शन केपी के, जहां इन्होंने तकरीबन 9 साल गवर्नमेंट की है, वहां के रिजल्ट्स देखें, वहाँ पे शिकस्त खाई है। जहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि हमने बड़ा काम किया है, हमने पेशावर को पेरिस बना दिया है, केपी को पता नहीं क्या यूरोप बना दिया है, वहाँ देखें कि वहाँ उनका क्या हाल हुआ है। और देखें आगे चल के जो इनके अपने एमएनएज हैं वो भी समझ रहे हैं कि हमारा फ्यूचर इनके साथ नहीं है, वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो मेरे ख्याल में अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि लोग इनको छोड़ते जाएंगे, और जाहिर है दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो दूसरे इनके एलाइज हैं, वो भी इनको छोड़ेंगे। उनको सोचना है, और वो सोच रहे हैं कि आगे इलेक्शन में क्या वो बोलेंगे, क्या जाके करेंगे। तो जाहिर है उनको अपना फैसला करना है, और उसमें मैं समझता हूँ ये 2-3 हफ्ते बड़े क्रूशल हैं, और उसमें आप देखिएगा मज़ीद चेंजेस आएंगी। 2-3 महीने बड़े क्रूशल हैं। और नाजरीन, एक इंटरनल सोर्स के तहत मुसद्दिक का जराए मेरे भी अपने कुछ बता रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने जो है करीबन 30 के करीब लोग हैं जी पीटीआई के, जो मालूम चल रहा है कि जी जदाई साहब जाहिर सी बात है चूंकि खुद मैदान में उतरे, जब वो उतरते हैं तो पीपल वेरी नो हिम कि वो किस तरह से मुफाहमत की सियासत करते हैं। जिस तो इत्तलात ये है मुसद्दिक का जराए से कि जी अब तक 30 के करीब लोग हैं हुकूमत के जो उनके साथ राब्ते में है और उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है और नहीं,
पीपल्स पार्टी से इस बारे में पूछूंगी और अभी इस पर भी डिस्कशन करूंगी, लेकिन अभी एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है जी। वी आर मूविंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जी मैं छोड़ के गई थी एक मुसद्दिका इत्तलात जो हमारे पास भी है और ज़राए से पता चल रहा है जी कि जी पीटीआई के कुछ लोग हैं जो कि पीपल्स पार्टी में जाने के लिए पर तोल रहे हैं और उनकी पीछे से बैकडोर राब्ते जी होना शुरू हो गए पीपल्स पार्टी के साथ। इसमें कितनी सदाकत है और क्या वाकई ऐसा है? जाम इकरामुल्लाह दरेजो साहब, आपसे जानना चाहूंगी जी। देखें, ये ऐसी बातें होती हैं जो आदमी आके टीवी पे नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि इनके बहुत से लोग इनसे नाराज़ हैं। हाँ। और इनके जो की लीडर्स हैं वो हाँ। भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखिएगा कि जैसे इलेक्शन के करीब ये टाइम आता जाएगा, इनको काफ़ी जो लोग हैं छोड़ के जाएंगे। और वैसे भी इनके जो चंद जो पुराने इनके लोग हैं वही बचेंगे, बाकी जो भी इनकी पार्टी में शामिल हुए थे लोग वो छोड़ के चले जाएंगे इनको। ठीक है, राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर राना मकबूल साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही जी मुझे। अच्छा सेंटर राना मकबूल साहब, अच्छा आप ये बताएं कि चले नंबर्स पे बात कर लेते हैं। तहरीक अदम एतमाद, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये तय हो गया है मुश्तरका तौर पर ऑपोजिशन का कि किसके खिलाफ सबसे पहले लानी है? क्या कौमी असेंबली के स्पीकर के खिलाफ ला रहे हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही लाई जाएगी? पहले तो मुझे वन वर्ड में इसका आंसर दे दें। देखें जी, कंसेंसस किस पे बिल्ड हुए हैं जी अब तक? जी ये अभी कंसेंसस अभी बातचीत हो रही है और जो ऑर्डर हो जाएगा तैयार इसका कि पहले कौन है, 2-3 दिन 4 दिन में से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो फिर सारा वो अनाउंस भी करेंगे लीडरशिप जो हमारी सारी पार्टियों की, और उस हिसाब से वो प्रोसीड भी करेंगे। ये अभी जो बात हो रही थी ना कि क्यों लोग छोड़ना चाहते हैं, आपने अगर नूर आलम को सुना हो, कभी कोई एमएनए अपना खड़ा होके प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये कहता है? जी। ये बहुत से दिलों की आवाज थी जो नूर आलम ने कहा। राइट। अब आप इनके सेक्रेटरी थे इंफॉर्मेशन के अहमद जवाद, पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी दुख की कहानी सुन लें। इसी तरह जो इनका वो है बाबर, लेकिन वो उनका केस तो थोड़ा सा वो हो गया ना, उनका केस थोड़ा बायस हो गया। अहमद भाई का केस थोड़ा बायस हो गया कि उनको कह रहे हैं उनको वापस से पोजीशन ही दी पार्टी में, इस वजह से वो हर तरफ बैठ के जी बुराइयां कर रहे हैं। ये तो ऐसे होगा क्योंकि ये लोग इस तरह के नहीं है कि पोजीशन की वजह से, चलो खैर उन्होंने कह दिया, उनके अपने जाती लोग बड़ी देर से, ये एक मैनिफेस्टेशन है रिजेंटमेंट की। जिस तरह दारिजो साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, तो ये दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, तो वो मामला है यहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको अर्ज करूं वो है मायूसी। लोगों ने कहा था ये तब्दीली आ जाएगी, खुद भी कहते थे, लेकिन नहीं आ सकी। वो फैज ने कहा था ना कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, हमें इंतजार का जिसका ये वो सहर तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग मायूस हुए हैं, ये मान लेना चाहिए हमारे दोस्तों को, और फिर अगली बार का इंतजार करें। कोई जरूरी थोड़ा है कि अब कंटिन्यू ही करना है और जबरदस्ती करना है, अगली बार का इंतजार करें। और इनके बाद आने वाली हुकूमत अगर डिलीवर नहीं करती तो फिर आके ही अपना काम करें। लेकिन मसला ये है कि इस तरह चमटे रहना जो है, इससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इस वजह से बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं। अच्छा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेजॉरिटी की क्या राय है कि तहरीक अदम एतमाद फर्स्ट फेज में जो लाई जाए वो पीएम के खिलाफ लाई जाए या स्पीकर के खिलाफ लेकर आया जाए? मैंने कहा कि अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस बारे में डिसाइड करेंगे वो कल। अच्छा, और आप क्या समझते हैं? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि कल हमारे एक बड़े समझदार, बड़े एनलाइटेंड लीडर हैं, वो दस्तगीर साहब जो हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि हम इसके ऊपर पूरी तरह से गौर खौज कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो जाएगा कि पहले किसके खिलाफ आनी है और बाद में और उसके बाद। तो इसलिए अभी पूरा मुकम्मल फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन ये डिसीजन जरूर हो गया है कि तहरीके जो अच्छा, और इस डिसीजन में आपके साथ ऑपोजिशन की कौन कौन सी जमातें शामिल होंगी?
अभी तो मतलब एक तो उनकी अपनी पहले से हैं जो 8 या 9 जमातें पहले हैं जी। तो हो पीडीएम सकता है में और जो भी है, जो शामिल हो। पीडीएम में आप वो बात कर रहे हैं, अच्छा, राइट? जी जी। हो सकता है वो और भी हों, जरूर होंगी, क्यों नहीं होंगी। कुछ सोच समझ के चलेंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा कि कोई फिसल पे तो नहीं जाना ना, कोई कंक्लूसिव स्ट्रोक खेलनी तो है ये जो जिससे आप लोग लेकर आने की बात करें, तहरीक अदम एतमाद की, नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो बात हो रही है, उसमें जो सियासी जमातें शामिल होंगी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि अब तो पीपल्स पार्टी भी आके मिल चुकी ना, है। पीपल्स पार्टी इज इन द वैनगार्ड, पीपल्स पार्टी इज द वैनगार्ड, उसका ओके रोल तो बड़ा पिवटल है इसमें। ओके। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा तो इसलिए बल्कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ही तो परसुएट किया है बाकी पार्टीज को, और स्पेशली नून लीग को की लीडरशिप को, ये पीपल्स पार्टी ने परसुएट किया है कि ये रास्ता दुरुस्त है। पहले भी उन्होंने, जब वो इलेक्शन था, बाय अच्छा, इलेक्शन, आप लोग को याद है उसके ना? ऊपर उन्होंने इंसिस्ट किया था कि बाय इलेक्शन होना चाहिए, और हुआ, उसका फायदा हुआ फिर। अच्छा, आपको याद है ना कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर के ने एतमाद का वोट लिया था, जो इसको कॉन्फिडेंस वोट कहते हैं, उसमें भी नंबर्स पूरे नहीं हो सके थे, याद है ना? नंबर पूरे क्या है, उससे पहले तो 6 दिन पहले तो यूसुफ गिलानी जो है वो 15-16 वोटों से जीते थे, और वो पूरे मुल्क के एमएनएस ने वोट दिया था, और उसमें वो इलेक्शन जीते थे। लेकिन उसमें भी, इसलिए लेकिन वो भी तो बायस हो गया था ना मामला, क्योंकि वो पैसों का मामला, और फिर वो वीडियोस आ गई, फिर वो नासिर शाह की वीडियोस आ गई, वो सारी, वो तो फिर बायस हो गया था मामला, अगेन गिलानी साहब नहीं, की, के बच्चों की आ नहीं, गई। गवर्नमेंट तहकीक कर लेती ना, फिर उसके रिजल्ट को ले आती ना। वह कह देने से, इल्जाम लगाने से तो काम नहीं चलता है ना नहीं, जी। वीडियोस लेकिन मंजर आम पर आ गई थी। वीडियोस का मतलब ये थे नहीं कोई एविडेंस इररिबटेबल हो क्यों, गई है। आप लोग तो वीडियो की अब आपने सियासत करते आ रहे हैं, मरियम बाजी तो हर चीज में वीडियोस ले आती हैं। आपने कोर्ट ऑफ लॉ में जो वीडियो भी आएगी वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपने साबित करनी है। लेकिन इसलिए अब क्यों छोड़ दिया उनको, व्हाई डिड दे गिव इट अप, दे शुड हैव गॉट इट इन्वेस्टिगेटेड। ठीक अब है, आप इन्वेस्टिगेशन भी ना कराएं और केस भी ना बनाएं और फिर कहते जाए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये तो दिस इज नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस दैट वे। ठीक है, उस्मा की तरफ जाती हूँ। उस्मा, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ हाँ, रही है। आप यकीनन सुन भी रही हैं जो मैं बात हो रही है मेरी और राना मकबूल साहब की। अच्छा उस्मा, ये ला रहे नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो क्या अगेन फिर प्राइम मिनिस्टर एतमाद के वोट की तरफ जाएंगे इस सारी जमन में, या फिर आप लोग ये मेक श्योर करेंगे कि आपके लोग किसी तरह से जो है वो कट के ऑपोजिशन की तरफ ना जाए? देखिए रिदा, अभी जो आपने मुझे बताया, जो आपकी इंफॉर्मेशन थी कि ऑलमोस्ट 30 जो हमारे एमएनएस हैं वो जरदारी साहब के साथ कांटेक्ट में है। हाँ जी। और इसी तरह से मेरे जो पीपल्स पार्टी के मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरा भाई जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जैसा बाय इलेक्शन की बात की है, देखिए मुझे ये समझ नहीं आती कि बाय इलेक्शन की नाकामी को इतना ज्यादा पीपल्स पार्टी और नून लीग इतना इसको हाईलाइट क्यों कर रही है। केपीके में बाय इलेक्शंस हुए, कौन सा पीपल्स पार्टी ने उधर मैदान मार लिया, कौन सा नून लीग ने वहां पे मैदान मार लिया कि जी बड़े अच्छे पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने वहां पे रिजल्ट दे दिए हैं, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ मुड़ गए हैं, उनके वो टिल्ट हो गए हैं जी पीपल्स पार्टी की तरफ। और जो हमारे एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू कर दिए जरदारी साहब से कि जी हमें अपने साथ लिया जाए। देखिए बाय इलेक्शन के अंदर या तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर वो कहते हैं ना कि यहाँ पे मैदान मार लेती और लोग उनकी तरफ जाते तो एक सेंस बनती थी। तो अभी मैं समझती हूँ कि इसको बेसिस बना के और ये कहना कि जी इस वक्त लोग पीटीआई के लोग जब पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो ये अक्ल को ये चीज वो कबूल नहीं है ना, इस किस्म की बातें। हाँ। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इन चीजों पे ये एक रूमर्स हो सकती हैं, एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन इस चीज को अकल मानती नहीं है ना, एक लॉजिकली एक चीज ये एक्सेप्टेबल नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जी अपोजिशन कहती है कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, हाँ स्पीकर के खिलाफ लेकर आएंगे, हाँ जी, हम खान साहब के खिलाफ लेकर आएंगे। हाँ जी। बात आप वाली है, लेकर आए थे, नंबर पूरे थे हमारे, तो खुदा ना खास्ता मतलब ये प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, ये समझते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं शायद कुछ लोग हमारे साथ मिल जाएं, शायद हम इन चीजों में कामयाब हो जाएं। और ये भी देख लें आप कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से उन्होंने कोशिशें की और हमारे नंबर पूरे हैं। खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, खान साहब इंशाल्लाह ये 5 साल गुजारेंगे, और मैं आपको आज कहती हूँ इंशाल्लाह अगले 5 साल भी जी खान साहब गुजारेंगे।
तो ये पहले कोशिश करें कि ये लोग खुद आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कर सकें। पीडीएम में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करनी कि हम हुकूमत को ये कर देंगे वो कर देंगे, ये देखिए जी ये पॉसिबल नहीं लगता और ये दीवाने का ख्वाब मैं कह सकती हूँ। बाकी इसके अंदर ना सदाकत नजर आती है और ना इसके अंदर वो कहते हैं ना कि इतनी ताकत है कि वो हुकूमत को वापस अच्छा, उसमें मेरा एक सवाल है कि कल भी जाहिर सी बात है एमक्यूएम का स्टेटमेंट ही आया सामने कि महंगाई का जो मामला है दैट इज वेरी कंसर्नफुल। तो अगर एक मिनट उसमें मेरा सवाल ले ले पूरा ना कि महंगाई का जो मामला है दैट इज वेरी कंसर्नफुल। तो हुकूमत से हमें कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन महंगाई का जो इशू है अगर उसको दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर मामला जो है उस पर सोचा जा सकता है। तो क्या आपको ये लगता है, मैं इसलिए हुकूमती जो हमारे पास आ रहे हैं नुमाइंदे उनसे पूछने का ये सवाल मकसद ये है कि मैं जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि क्या महंगाई की जो वजह है, महंगाई का जो सॉलिड रीजन है उसको बेस बना के आपके इत्तेहादी आपसे अलग हो सकते हैं? देखिए महंगाई मैं आपको जिस अभी आपको ये बहुत बड़ा रीजन लगता है, ये रीजन इतना वैलिड पर्टिनेंट लगता है? देखिए मैं बिल्कुल, देखिए ये एक सबसे बड़ी एक चीज है जो इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कराती है और वो है महंगाई। नहीं, एक चीज नहीं है उस्मा, एक चीज नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का नारा लगा कर आए थे आप लोग, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर भी चीजें रिकवर नहीं हुई। शहजाद अकबर जो गए और इसके बाद जो शेख रशीद साहब ने और फवाद साहब ने जो स्टेटमेंट दिए, वी आर ऑल विटनेसिंग इट, वो हम सबके सामने। अकरम साहब की मैं बात को सेकंड करती हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम पब्लिकली बातें नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीजें अगर हमने उनको हटाया है तो किसी खास वजूहात की वजह से ही हटाया है। वही ना कि वो रिकवरी नहीं कर सके, वो वापस नहीं ला सके नवाज शरीफ साहब को, वो पैसे नहीं ला सके जो आप लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बाहर भेजे चोरी करके। नहीं तो आप क्या समझ रही हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करते रहे तो वो हमें इतने आराम से पैसे वापस दे देंगे या वो इतने आराम से हमारे साथ वो कर लेंगे? इसके अंदर जी सिर्फ एक यही नहीं कि ऑपोजिशन है, इसके साथ और भी बहुत सी चीजें इस किस्म की हैं कि जो अब वो पैसा अगर वापस आ जाए तो वो आप अवाम के सामने रखे ना हकायक, वो हकायक अवाम के सामने रखे ना। और मैं नहीं समझ रही है उस्मा, देखे ये तो आपके पास काबिल टीम थी ना 22 साल से जिद्दोजहद आप लोग कर रहे थे। आई एग्री, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन इस वक्त कुछ वो कहते हैं ना कि हमारी आस्तीनों में भी बहुत से सांप हैं, जो उन आस्तीनों के सांपों की वजह से भी हमें ये चीजें एडमिट कर रहे हैं यानी कि आप लोग? नहीं, मैं एडमिट ये कर रही हूँ कि हाँ कुछ लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से कुछ लोगों और वो आस्तीन के साथ कौन है, वो बताने से घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? घबराते नहीं है, हम उन बंदों को हटा के साइड पे कर देते हैं, हम घबराते नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या शहजाद अकबर साहब आस्तीन के साथ थे इसलिए उनको हटा के साइड कर दिया? देखिए बहुत सी चीजें, मैं उनकी बात क्या, मैं बहुत सी और भी चीजों की बात करती हूँ, बहुत से लोगों की ऐसी बात करती हूँ कि जी हम हटाते हैं, हम खत्म करते हैं उनको। तो ये तो खान साहब के एक देखा जाए तो इसको तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज तक कभी किसी पार्टी के अंदर ऐसे हुआ कि उनके मिनिस्टर्स को या उनके बहुत इंपॉर्टेंट और क्लोज बंदों को उनके ऊपर उनको हटा दिया जाए या उनको दूर किया जाए कि भाई आपकी इन वजूहात की वजह से हमें ये नुकसान हुआ है और हम आपको इस वजह से इस जगह से हटा रहे हैं? आज तक आपने कभी देखा कि किसी पार्टी में इस तरह से हुआ है? ये वाहिद पीटीआई की पार्टी है, ये वाहिद खान साहब है जो अपने क्लोज तरीन बंदों को, जो अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करें, जो मुल्क को कौम के लिए तबाही का बायस बने, उसको उठा के साइड पे कर देते हैं। हालांकि खान साहब को अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं हुकूमत में आए हुए, और आप मुझे ये बताएं खान साहब तो इस वक्त माशाल्लाह से मंजिल सियासतदान बने हुए हैं। मैं आपको अभी भी कहती हूँ इस वक्त भी उम्मीद की किरण सिर्फ खान साहब है और लोगों को पता है कि खान को किस कदर मुश्किल हालात के अंदर परफॉर्म करते हुए उनको नामुनासिब हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग अभी भी खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में भी लोग खान साहब के साथ होंगे और इंशाल्लाह खान साहब 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे जी इंशाल्लाह। ठीक है, जाम इकरामुल्लाह धरेजा साहब आपकी तरफ आऊंगी, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। ये बता दीजिए कि इस दफा जैसे कि अब हुकूमत कह रही है कि हमें नहीं लगता कि जी अभी भी कुछ होगा, सिर्फ बातें हैं और मुंह ज़बानी बातें हैं और कुछ भी नहीं है, और अगर ऑपोजिशन इस दफा भी नाकाम हो जाती है देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट, या फिर उसके बाद क्या करें, हम क्या कहें ऑपोजिशन को अगर इस दफा भी आप लोग नाकाम हो जाते हैं और कामयाब नहीं होते हैं? देखें, पहले तो
रिदा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है, जिसे मेन इशू आप कहें, वो है इनकी इनकॉम्पिटेंसी। ये बिल्कुल नाअहल हैं। आपने इनके इलेक्शन से पहले वादे सुने होंगे कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, हम इस हरे पासपोर्ट जिसे ग्रीन पासपोर्ट कहते हैं इसकी सारी दुनिया में इज्जत करवाएंगे। आज उस पासपोर्ट की रेटिंग देखें कहाँ इन्होंने पहुंचा दी। आप करप्शन में देखें, ट्रांसपेरेंसी में कहाँ पे इन्होंने पहुंचाया हुआ है पाकिस्तान को। आप देखें कि इनके साथ जो, आपको ये भी याद होगा जब खान साहब चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि इस मुल्क को मैं ठीक कर दूंगा, सिर्फ इस मुल्क में 200 लोगों की ज़रूरत है जो हेड करेंगे इंस्टीट्यूशंस को। वो भाई क्या आपके 200 लोग कहाँ गए? क्या यही लोग थे शहजाद अकबर जैसे, शेख रशीद जैसे? ये लोग क्या पाकिस्तान ने पहले नहीं देखे थे? असल में देखें, इनको कुछ पता नहीं कि गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, गवर्नमेंट के अफेयर्स कैसे चलाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के जो इर्द गिर्द लोग हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर को वही चीज़ें बताते हैं जो वो सुनना चाहता है। कभी उसको बताते हैं कि 200 अरब आ रहे हैं, 100 अरब हम अपना कर्जा उतारेंगे, 100 अरब फलां के मुंह पे मार देंगे। देखें, इनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। आप इनके स्टेटमेंट्स देख के मैं तो हैरान होता हूं कि ये कहना क्या चाहते हैं और मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। आप देखें कि इन्होंने आते हुए जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं कितने कर्जे लिए हैं, और इनसे कोई पूछता है तो कहते हैं वो कर्जे तो हम इसलिए ले रहे हैं कि पुराने कर्जे उतारने हैं। अरे भाई, आप कर क्या रहे हैं फिर? देखें, हम ये समझते हैं अपोजिशन के लिए वक्त आ चुका है कि अगर अपोजिशन अभी एक्ट नहीं करेगी तो हम समझते हैं कि ये खुदा न खास्ता मुल्क को बैंकरप्ट कर देंगे। जो इनकी इकोनॉमी पॉलिसी देखें, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है। आप देखें इनकी बाहर की दुनिया के साथ कभी ये बैठ के कहते हैं कि फ़लाँ प्रेसिडेंट मुझे कॉल नहीं करता, कभी कहते हैं कि फ़लाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को मैंने कॉल की है, उसकी कॉल बैक नहीं आती। इनके इश्यूज़ इनकी इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि चाइना का विजिट बड़ा कामयाब हुआ और अब तो रूस भी जा रहे हैं। देखें, अभी एक नई इन्होंने छोड़ दी है कि भाई वो चाइना और अमेरिका की मैं सुलह कराने जा रहा हूं। अरे भाई, आप अपने मुल्क के तो मसले हल करें। आपने अपने मुल्क के मसले हल नहीं किए, आपको चाइना और अमेरिका की फिक्र पड़ गई है। तो ये मैं समझ रहा हूँ मजाक ही करते हैं लोग, इनकी बातों को एज अ कॉमेडी लेते हैं। ठीक है, सेनेटर राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊंगी। वन लास्ट कमेंट आपसे भी चाहूंगी, वाइंड अप की तरफ जाना है मैंने। अगर नहीं हुई इस दफा भी अपोजिशन कामयाब तो फिर क्या होगा तहरीक अदम एतमाद में? नहीं, आप ये क्यों प्रिज्यूम कर रही हैं कि कामयाब नहीं होगी? क्योंकि हम देखते रहे ना कि ऑपोजिशन ने जितनी बातें की, वो कहते हैं ना वो जो बादल गरजते वो बरसते नहीं, वो वाला मामला हो गया ना। हर दफा वो मामला हुआ है। राना मकबूल साहब, मैंने खुद विटनेस किया है। आप देखें ना, इस दफा भी मैं आऊंगी देखने के लिए पार्लियामेंट में। जिस दिन तहरीक अदम एतमाद होगी उस दिन भी मैं आऊंगी यकीनन तौर पे। जी आइएगा, और अपनी तजावीज़ साथ लेके आइएगा कि हमने क्या क्या करना है। तो बहरहाल बात ये इतनी सी है कि गवर्नमेंट जो है वो बेचारी जो है नाकाम इसलिए हुई है कि कोई बेनिफिट जो है, कोई रिलीफ पब्लिक को जो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। गुर्बत है, अफलास है, बीमारी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ जाएं लोग? सिर्फ वो कहते हैं ना, मैंने पहले भी आपको सुनाया था कि जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ तुम अकीदों के खिलौने मुझे ला देते हो। अहमदुद्दीन कासमी ने कहा। ये अकायद की पब्लिसिटी कर जी। जब तक अमली तौर पे लोगों के जख्मों पे मरहम नहीं रखा जाएगा उसकी तासीर मुरतब नहीं होगी। मुझे इजाजत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सेंटर राना मकबूल साहब आपका, इकरामुल्लाह दरेजो साहब आपका, उस्मा रियाज जदून साहिबा आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद क्या लाएगी ऑपोजिशन इस दफा, और अगर आ जाती है तो क्या वाकई पार्लियामेंट के अंदर कामयाब भी हो सकेगी ऑपोजिशन इस दफा अपने उस वार में, सियासी चाल में जो वो हुकूमत के लिए कर रही है, घर भेजने के लिए हुकूमत को खास तौर पे। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।